वर्कआउट के लिए जरूरी है प्रोटीन, और प्रोटीन मिलता है सिर्फ नॉन-वेज डाइट से। अगर नॉनवेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं बीफ में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आता कहाँ से? शाकाहारी है वो तो शाकाहारी है। इसी मिथ को, इसी भ्रम को तोड़ा है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ने। कि बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते ज्ञान, और बिन गुरु सब निष्फल गया, पढ़ो वेद पुराण। फिर तुमको टॉर्चर झेलने की जरूरत नहीं, जो खाओगे उसमें भी बॉडी मिलेगा, पर गाइडेंस सही होना चाहिए ना। भले ही आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या शौकियाना तौर पे फिटनेस के लिए जिम जाते हो, ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि बॉडी बनती है किचन में, ना कि जिम में। यानी कि आप जो खाते हैं वही आपका शरीर बन जाता है, और प्रोटीन्स के लिए सबसे ज्यादा नॉनवेज जरूरी होता है। इसी मिथ को, इसी भ्रम को तोड़ा है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ने। मेरे साथ आज व्हाट्स योर मंत्रा पर है पवन जाटवा, वेजिटेरियन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एथलीट, steadfast nutrition athlete, performance enhancing in rehab and sports and medicine, celebrity coach, Zumba instructor, transformation specialist, masters in physical education and sports, bronze medal in national level weightlifting and swimming in 2011, represented India in amateur Olympia since 2017, and of course मेरे यानी कि मंत्रा के भी पर्सनल ट्रेनर। पिछले 2 सालों में पवन जाटवा ने मुझे कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेन किया है, एंड अब वो बन गए मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और साथ ही साथ एक इंदौरी का उज्जैनी दोस्त हुआ, तो इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए। मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो पे पवन जाटवा। हाय पवन, वेलकम टू एमएनएम स्टूडियोज। सबसे पहले तो ये बताइए, जो कि मैं आपसे रोज नॉर्मली भी पूछ लेता हूँ, आज तुमने क्या खाया? एज यूजुअल मेरा, अगर इतने टाइम से 4 साल हो गए मेरे को, सुबह उठते थे मेरा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ओट्स होता है। और अगर मेरे से कोई पूछेगा भी ना कि भैया आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है डेजर्ट में, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को ओट्स दे दो और 2 इसको प्रोटीन डाल के मिक्स करके दे दो, तो मैं खा लूंगा। दिन में 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार दोगे खा लूंगा, इतना पसंद है मेरे को। सुबह अगर मॉर्निंग में उठ रहा हूँ ना, क्रेविंग होती है, तो मेरे को ओट्स की क्रेविंग होती है। ये वाला दिन तो आज भी मैंने ओट्स लिया है। जब तक मैं अपने हिसाब से प्रेप कर रहा था, जब फिर मैंने अभी कोच चेंज किए हैं, कोच के अकॉर्डिंग अगर मेरी बॉडी ओट से डिप्लीट हो रही है, तो अब उन्होंने मेरे को और उठते से अर्ली मॉर्निंग राइस दे दिया है। तो एक सेकंड, मेरे को एक बात बताओ, लोग मीठे में रसमलाई खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, तुम इतने चाव से बोल रहे हो तुमको डेजर्ट में यानी कि मीठे में ओट्स सही होता है? ओट्स में प्रोटीन डाल के दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे ओट्स। ऐसी जिंदगी कैसे जी लेते हो पवन? जी रहे तभी तो अलग दिख रहे हैं लोगों से। सो यू आर सेइंग दैट इस किस्म का जो एक डिसिप्लिन रहता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप इसे एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कि अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं ये ओट्स खा के। आपके लिए ये गुलाब जामुन का ही रस देता है? हाँ, बराबर, उससे ज्यादा देता है मेरे को। इवन गुलाब जामुन देख के इतना रस नहीं आता है जितना ओट्स में प्रोटीन डाल के मिक्स करके खाने में आता है। सुबह मैं देखता हूँ उसको, लास्ट में बचा हुआ भी रहता है ना थोड़ा सा प्लेट में, तो चाट के खा जाता हूँ। मेरे को इतना पसंद है, तो आज भी मैं मॉर्निंग में वही खा कर आया। वेल डन। पवन जाटवा जो कि एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। पवन, हम आज यहाँ पे व्हाट्स योर मंत्रा पे इसी बारे में बात करने के लिए आए हैं कि ये जो एक भ्रम है, ये जो एक मिथ है कि वेजिटेरियन डाइट बॉडी बिल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है। अब जब आपको लोग ये कहते हैं कि यार पवन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के नाते आप वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं, आपका क्या जवाब होता है उन्हें? सबसे पहले तो लोगों का कॉन्सेप्ट ही गलत है। मसल बिल्ड होता है अमीनोज से, कि जो आपके नॉन एसेंशियल अमीनोज है बॉडी नहीं बना रही है, तो हम लोग एक्सटर्नली दे रहे हैं फूड के रूप में। वो जो आपके मसल टिश्यू ब्रेकडाउन है, वो अमीनोज उनको रिपेयर करते हैं, वो रिपेयर होने के बाद बिल्ड होते हैं। तो जो भी जिसमें भी 21 टाइप्स के अमीनोज है, आप वो उसको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। तो अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर अमीनोज, कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनो मिल रहे हैं, तो वो मसल को रिकवर करके मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो वो वेज हो या नॉन वेज, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों में फर्क क्या है वेज और नॉन वेज में? ये कहते हैं नॉन वेज में 21 टाइप के फुल अमीनोज मिल जाते हैं, जो कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वहीं नॉन वेजिटेरियन में भी अमीनोज की कमी कहीं नहीं है, आपको चाहिए अमीनोज। तो जो वेज डाइट बनता है, तो बस उसमें कुछ सोर्स ऑफ अमीनोज कम होते हैं। इनकम्प्लीट इसलिए कहता है कि उनमें 21 नहीं है, तो एटलीस्ट किसी में 18 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है। तो अगर आपके 4 अमीनोज और मेरे 4 अमीनोज अलग है, मान के चलो, तो आप में 12 अमीनोज है, मेरे में 8 अमीनोज, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर एक कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनोज में बना सकता हूँ, तो हम लोग मेरे को मेरे नॉन एसेंशियल मेरे कंप्लीट करके मैं कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बना के मेरे मसल को रिकवर कर सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज जैसे इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग की, वो कि अमीनोज है, अमीनो एसिड मसल को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। अगर नॉन वेज में एक ही सोर्स में आपको अगर 21 मिल जाएगा, तो हमको सिर्फ 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, वहाँ 21 टाइप्स के फुल अमीनोज मिल जाते हैं।
और हमारा मसल बिल्ड हो जाता था, क्योंकि हमको सिर्फ अमीनोस का इंपॉर्टेंट है। मतलब खाने में कॉम्बिनेशन चाहिए वेज में, और आप नॉन वेज को डायरेक्ट रॉ ले सकते हो। अब सेकंड थिंग बोलते हैं कि वेजिटेरियन। एक सेकंड, पहले अमीनोस पे बात चल रही थी तो उसको कंप्लीट करते हैं। आप कह रहे हैं अमीनोस हमारे दोस्त है, बस अमीनोस हमारे मसल का सबसे बड़ा मित्र अमीनोस है, उसको कंप्लीट मिलना चाहिए। जो नॉन एसेंशियल बॉडी नहीं बना रही है वो बाहर से मिलना चाहिए। अब वो 1 फूड से मिले या 4 फूड से मिले। कमीनो दोस्तों के बारे में सुना था, अमीनो दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। ये अमीनोस क्या होते हैं? दिस इज 2 टाइप्स अमीनोज। एक नॉन एसेंशियल जो बॉडी हमारी खुद बनाती है, तो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तरीके से बॉडी इंटरनल सोर्स करके उसको बना के मसल को रिकवर कर देती बहुत सारी चीज़ों में। जो ग्लूटामाइन हो गई हमारे बॉडी, कार्निटिन हो गया, ये हमारे नॉन एसेंशियल अमीनोज बॉडी खुद बनाती है, तो इसको हमको देने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन एसेंशियल अमीन, मसल को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, वो हमको एक्सटर्नली देना पड़ता है फूड के रूप में। अब फूड में नॉन एसेंशियल हमको नॉन वेज में मिल गया, वेजिटेरियन में इनकम्प्लीट होता है, बराबर पूरे 21 के नहीं होते हैं। तो मान के चलो आपके 2 है, मेरे में 20 है, तो हम दोनों को कॉम्बिनेशन कर लिया तो मेरे 22 हो गए। तो मैं नॉन वेज से भी बड़े अमीनोस यूज कर रहा हूँ ना। यानी आप कह रहे हो कि नॉनवेज के कम आइटम्स में जो ज्यादा अमीनो मिलते हैं, वेजिटेरियन में उसको बस रिप्लेस करने के लिए आपको आइटम बढ़ाने पड़ते हैं। हाँ, और नॉनवेज से ज्यादा अमीनोस मिल गए तो वेज से और ज्यादा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल गया ना। तो फिर क्यों ऐसा कहा जाता है, कि नॉन वेजिटेरियन खाना बॉडी बिल्डर्स के लिए जरूरी होता है? वो अज्ञानी है ना। अगर आप पढ़ ही लोगे, इतना सारा नॉलेज आ जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं करेंगे ना। जिनने अपने ऊपर कभी कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो वो कैसे बता सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या है। तो मैं इतने साल से करता रहा हूँ, कभी मैंने टच नहीं किया है, ना कभी कोई नशा टच किया है, ना कभी नॉनवेज टच किया है, और मेरे को देखना भी नहीं है, मेरे को खाने का भी नहीं है। उसके बाद भी अगर मेरी बॉडी, और ह्यूमन बॉडी सबसे अच्छी चीज़ है कि अडॉप्टेड है। जो चीज़ दोगे उससे वो अपना रस चूस लेगी और आपको बिल्ड करके दे देगी। अगर थोड़े टाइम तक आप रोटी भी खाओगे ना और मसल को ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो वो काफ से भी तोड़ के आपकी रिकवरी देना स्टार्ट कर देगी। तो वहाँ तो मैं काफ छोड़ के प्रोटीन बराबर दे ही रहा हूँ ना वेज में। तो मेरे तो काफ्स ने भी मेरे मसल को बिल्ड करने में हेल्प करी है इन दी स्टार्ट, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सोर्स ऑफ प्रोटीन में भागता था देखने के लिए क्या है, और जब नॉलेज भी नहीं था कि प्रोटीन क्या होता है। हम लोग भीगे चने खाते थे, वो चने भी खाने में जोर आ जाते थे, मुंह चबा चबा के। तो मैंने चलो जान दो, रोटी जान दो जितनी जा रही है। उसने भी हमारा मसल बिल्ड किया है उस समय। तो जब कार्ब्स और रोटी से भी मसल बिल्ड हो सकती है, तो आज तो हमको अमीनोस का पूरा नॉलेज है कि क्या सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो बस आपको आपकी चॉइस ऑफ प्रोटीन पता होना चाहिए, वेज हो या नॉन वेज हो। आपको अपना चॉइस पता है कि मेरे को ये चीज़ मेरे लिए, ये आहार मेरे लिए सही नहीं है, ये आहार मेरे लिए है, मनुष्य के लिए है, आदमी के लिए है, और इस आहार में से भी प्रोटीन इतना ही मिल रहा है जितना इसमें से मिल रहा है, तो मैं क्यों गलत चीज़ में जाऊँ। मेरा धर्म सिखाता है कि नॉनवेज मेरे लिए नहीं है, वो इंसान के लिए नहीं है, वो उन जानवरों के लिए जिनकी नुकीले दांत है और नुकीले नाखून है, वो दिए ही इसलिए उनको कि ताकि वो फाड़ के खा सके और वो दांत से चबा सके, और उनका स्टमक और आते भी ऐसी नुकीली होती है ताकि उस मांस को कच्चा वो हजम कर सके। हम लोगों की आते ऐसी नहीं है। अब अगर ऐसा होता तो डॉक्टर कुछ भी ऑर्गन में डिजीज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मूंग की दाल और उबला चावल खाने को क्यों बोलता है? बोल रहा ना मांस खाना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, जल्दी रिकवरी होगी। क्यों नहीं बोलता उस समय के मांस खा? उस समय दाल पे, चावल पे, सूखा खाने पे क्यों आ जाता है? क्योंकि वह हमारी आते, हमारा इंटेस्टाइन, हमारी इंटरनल ऑर्गन उसी को डाइजेस्ट करने के लिए, उसी के लिए बने हुए, ना कि उस मांस को हजम करने के लिए। वाह, अगर बीमारी में भी तुम वो खा के हजम कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके लिए बनी हो, तुम रिकवर हो जाओगे। जैसे शेर को फटा हुआ रहता है, पर वो खाएगा तो उसकी जल्दी रिकवर हो जाएगी थोड़े टाइम में। और इसी पर मेरा अगला सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि जो इंडियन डाइट है, जो देसी खाना, जो दाल चावल सब्जी रोटी, बोले ये बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं बनी है। इंडियन डाइट इज नॉट फिट फॉर बॉडी बिल्डिंग। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग बाहर जाएंगे ना, तो बाहर का डाइट हमको सूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की बॉडी एडजस्ट कर चुकी है अभी उस चीज़ को। देखा जाए तो हम लोगों का डाइट क्या किसी को मालूम ही नहीं। हम लोग रोटी चावल में अटक के रह गए, जबकि एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पैदावार जो होती थी वो मिलेट्स की होती थी। कि कितने टाइप्स के मिलेट है हमारे यहाँ के, जो पॉजिटिव मिलेट है, अगर जिसको खा रहे हैं तो लोग बीमार ही नहीं, कभी भी उनको इंसुलिन का प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्लाइकोजन कभी GH हाई, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं हुए। ऐसे ऐसे मिलेट्स हमारे यहाँ, कूडो मिलेट से, बार्नयार्ड मिलेट से, ब्राउन टॉप मिलेट से, अच्छे पॉजिटिव मिलेट है जो अच्छी बीमारियों को खत्म कर दे, और इतने स्लो डाइजेस्टिंग है। आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो स्लो करके 4 घंटे तक भी आप मील मिस करोगे ना, तो भी जरूरत नहीं है। और ये मिलेट्स के बारे में आपने पहले भी वीडियोस बनाए पवन, मिलेट्स को एक्सप्लेन करें, हाउ डज इट वर्क? ये ग्रेन है। हाँ, एज ए ग्रेन, द फैमिली ऑफ ग्रेन। जैसे हम लोग यहाँ गेहूँ और चावल ग्रेन है, तो गेहूँ चावल की पैदावार इसलिए हुई थी कि जब
अंग्रेज आए थे तो वो हम लोगों को एज ए स्लो प्रोसेस थी ना हम लोगों की काम करने की, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, हमारी फसल बो रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब हमको गुलाम बनाया गया है तो कोड़े मार के काम करवाए जाते थे, तो काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दी देती। तो वहाँ पर जो जानवरों को खिलाया जाता था वो खाना फिर हमको खिलाना चालू किया। तो राइस क्या फटाक से इंसुलिन स्पाइक करता है, एनर्जी ज़्यादा देता है, तो हम दिन भर काम करते रहो, कोड़े खाते रहो, खाओ और काम करो, खाओ और काम करो, खाओ और काम करो। वैसे ही रोटी भी यही काम करता है, खाओ और काम करो, आपको एनर्जी का सोर्स अच्छा देता है। और वहीं वो आदमी जो काम नहीं कर पा रहा दिन भर, ऑफिशियली मेंटली वर्क ज़्यादा, उसका फिजिकली वर्क नहीं, वो खाएगा तो उसका ग्लाइकोजन हाई होएगा। ग्लाइकोजन आएगा, थोड़ी देर में बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज होगी, अगर वो यूज़ नहीं कर पाएगा। और अगर वो और उसमें कैलोरीज बढ़ जाएगी तो अनवांटेड स्टोर होगी तो फैट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा कैलोरी दोगे तो अनवांटेड स्टोर कैलोरीज कन्वर्ट टू फैट, तो फैट में कन्वर्ट होते होते वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया और वो नाम उसको इंडियन फूड का दे दिया। जबकि हमारे इंडियन फूड में बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत अच्छे मिनरल थे, बहुत अच्छे वाइटामिन थे, पर हम उसको भूल गए। हम क्योंकि देखो ना, ठंड आते ही हमारे यहाँ बाजरा ज्वार बनने लग जाता था। आज देखा किसी की, अभी बोले और ठीक है रोटी, तो रोटी के नाम पे क्या बनता है, सिर्फ चपाती चपाती आटा। तो हर सीजन के हिसाब से हमारे यहाँ फूड बनते थे पहले, कि चलो ठंड आई तो मक्का के मेटाबॉलिज्म हाई हो गया तो मक्का में घी डाल के दे दिया कि भैया लुब्रिकेंट थोड़े से जाम नहीं हो जाए बॉडी के, तो घी डाल के दे दिया, थोड़े लुब्रिकेंट बढ़े तो घुटने उठने जॉइंट्स कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। मक्का दे दिया तो मक्का एनर्जी सोर्स अच्छा होता है, फटाक से बॉडी को गेन करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म हाई है ना, तो मेटाबॉलिज्म हाई है, ठंड में तो बॉडी वेट लॉस करने नहीं लग जाए, तो उनको खाना ज़्यादा दिया जाता है फीड करने के लिए। जैसे जैसे और मौसम चेंज होते थे, ज्वार आ जाता था, बाजरा आ जाता था, फिर रोटी आ जाती थी, फिर रोटी तो कम ज़्यादा, दलिया ज़्यादा चलता था हमारे यहाँ, क्योंकि गेहूं एक ऐसा सोर्स है कि जिसमें बहुत अच्छे मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं। अब गेहूं को कट किया तो दलिया बना, तो दलिया में उसके फाइबर्स और मिनरल थोड़े कम हो गए। अभी दलिया को कट किया तो आटा बना, आटे में और ज़्यादा कम हो गए। अब आटे को पूरा कम करके एकदम पीस के जो लास्ट का वेस्ट बचता है ना, वो बचता है मैदा। अब मैदे में 1% कुछ भी ना फाइबर है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल्स है, कुछ भी नहीं है, तो जब वेस्ट मटेरियल। अब मैदा का इन्वेंशन कैसा हुआ, जब हम लोग यहाँ पहले चक्की होती थी, चक्की में जो मोटा मोटा आटा होता था ना, वो अलग निकाल के रख दिया करता था, वो खाने योग्य होता था। अब जो बार बार चक्की चल रही, तो बीच में है ना कुछ गेहूं और कुछ आटा एकदम बारीक तरीके से पिसा जाता था, एकदम वेस्ट हो जाता, उसको फेंक देते थे। तब धीरे धीरे जब चक्कियाँ बड़ी हुई तो वेस्ट ज़्यादा होने लगा, जो मशीनरी आई तो वो वेस्ट उठा के इकट्ठा करने लग गए। कौन? जो चक्की वाले थे। अब जो वेस्ट इकट्ठा करके उन्हें रख दिया, अब वो वेस्ट का क्या करे, वो फेंक देते। तो जब होटल्स और जो बड़े बड़े चीज़ें नई ओपन होने लगी, तो उन्हें चाहिए फायदे का सौदा। उनको अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको चाहिए अर्निंग करने का, पैसा निकालने का। तो अगर वो गेहूं का आटा खरीद रहा है तो उसको 50 रुपये का मिल रहा है, मान के चलो 1 किलो, और वहीं वो वेस्ट मटेरियल खरीद रहा है तो उसको 10 रुपये 15 रुपये में मिल जा रहा है वही, उससे भी रोटी बनी रही। तो उन्हें फायदे के लिए वो 12 रुपये का वो मैदा खरीद लिया, जबकि वो वेस्ट है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो बीच में से वेस्ट है। इतना ज्यादा बारीक पीस गया कि उसके मिनरल पूरे खत्म है। वो चक्की वाले को मालूम है, जो हाथ से चक्की चला के पीसता था उसको भी मालूम है कि ये पूरा खराब हो गया है, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा बारीक पीस गया। इसके में बिल्कुल भी प्रोटीन, मतलब बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, फाइबर मिनरल प्रोटीन कुछ भी नहीं है। तो वो वेस्ट फेंकने के लिए होता था। पहले थोड़ा थोड़ा फेंकते थे, बाकी का रख लेते थोड़ा थोड़ा। अब जब बड़े कुंटलों में आटा पिसा रहा तो वो बच रहेगा भी ज्यादा। अब वो यूज करके उसमें रोटी बना के लग गए, उसमें घी लगा के थोड़ा सा टेस्ट देने लग गए, तो लोगों को उसमें स्वाद आ गया। तो आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन का वैल्यू नहीं पता, उनको बस खाने से मतलब है। तो आप कह रहे हैं मैदा में हाँ कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट जितना ज्यादा। तो ये जितने भी प्रोसेस्ड नूडल्स आ रहे होते हैं या जितना ये चीज अलाई बनाने में यूज होते थे। अपने डोर से उतरा तो अलाई डाल रहे हैं, पत्ते चिपका रहे तो अलाई लगा रहे। पहले बड़े बड़े पोस्टर है, तो चक्की वाले अलाई बनाने के लिए बेचा करते थे कि जाओ गोंदे। अब जिस तरह से वो गोंद की तरह चिपकता ना, वैसे आटा हमारे, वो मैदा हमारे स्टमक में भी चिपकता है और डाइजेस्ट नहीं होता, फिर सड़ता है। सड़ के बाद फिर थोड़ा पिंपल, फिर क्या ये, क्योंकि अब उसको तो कहीं तो जगह चाहिए ना। अब वो जब स्टूल से नहीं निकल पा रहा है तो स्किन में कहीं ना कहीं एरिया ढूंढेगा ना निकलने के लिए। वाह पवन, व्हाट इज एन आइडियल मील लाइक? एक 24 घंटे का या एक 12 घंटे का आइडियल मील क्या होना चाहिए एक ऐसे आदमी के लिए जो वर्कआउट नहीं कर रहा? कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी फूड में, जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर सब चीजें हो जी। तो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटरनल ऑर्गन है, उसमें कई सारे एंजाइम थे जिनका भोजन फाइबर से। अगर उनको फाइबर नहीं मिला तो वो डेड हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। फिर जो भी दोगे फिर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना काम कर देंगे। तो जितना ज़्यादा फाइबर होगा, वो एंजाइम जितने ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे वो इतने एक्टिव होंगे और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हाई रखेंगे, जब तो बॉडी वेट गेन और फैट गेन नहीं करेगी। तो अगर मैंने एक सोर्स ऑफ कार्ब्स दिया, तो पहला सोर्स बॉडी के लिए है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
तो उसको दिन भर काम करने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, कार्ब्स खत्म हो गया तो थोड़ा स्लो रिलीजिंग में, स्लो प्रोसेस में, स्लो डाइजेस्टिंग में जो काम करता है वो फैट, तो वो फैट देना जरूरी है उसको। अब फैट में हम लोगों को ऊपर से ऑयल डाल के देंगे तो वो बॉडी के लिए, हार्ट हेल्थ के, एचडीएल के लिए अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा भी तेल जला दिया तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट है, वो स्टोर होगा। तो फैट इसलिए हम लोगों के यहाँ शुरू से हम लोगों का रिवाज है कि कुछ भी घी भी डाल के ऊपर के डाल के देते ताकि वो हेल्दी में कन्वर्ट हो, वो हेल्दी फैट में काउंट हो। तो फैट दूसरा से। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन। आपकी बॉडी ने एनर्जी कार्ब्स और फैट से यूज कर ली, प्रोटीन वहाँ रिकवरी का काम कर रहा है उसके मसल को होल्ड करने के लिए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। बैल और गाय में यही फर्क है, बैल को इसलिए हल जोताया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में मसल मास होता है तो लंबे समय तक काम किया जा सकता है। वहीं बैल को अगर गाय को लगा देंगे हल जोतने में तो थोड़ी देर में बैठ जाएगी और वो बार बार उठाने में हालत खराब हो जाएगी। तो जिसमें जितना ज़्यादा मसल है उतने लंबे समय तक काम कर सकता है। तो प्रोटीन वहाँ मसल को रिकवरी में काम कर रहा है। अगर वो प्रोटीन इंटेक बराबर है, उसकी बॉडी में मसल है, तो वो दिन भर 24 घंटे भी काम कर सकता है, बस उसको रेस्ट की नीड है। और फाइबर्स जो कि उस सारे बॉडी जितना फूड है उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करे। अब फाइबर क्या कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का फूड क्या है, फाइबर, तो एंजाइम्स को मिल गया फाइबर, तो एंजाइम्स हमारे बढ़ गए। तो जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ गए उसने प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों को सिंथेसिस करके ब्रेक डाउन कर दिया। जो जो अमीनोज निकले उसने मसल तक पहुंचा दिए ब्लड वेसल्स के थ्रू, मसल भी रिकवर हो गया, बॉडी को एनर्जी भी मिल गई और दिन भर का सर्वाइव भी हो गया और ये सारा काम। तो ये बैलेंस हो गया। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फाइबर दोगे तो वो तीनों चीज़ जल्दी से सिंथेसाइज हो जाएगी। ये हमारा बैलेंस मील हो गया। किसी के भी लिए कोई भी आदमी हो गया। अब बोले ये कैसे कैलकुलेशन करे, तो अभी इंडियन फूड के हिसाब से देख लो तो भैया अभी उनने पहला सोर्स ही उनने अपनी रोटी चावल बना दिया। तो चलो ठीक है, आप अगर अच्छे फिजिकली काम कर रहे हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक्टिविटी के लिए रोटी चावल बेस्ट है। अगर नहीं चल रहे तो थोड़ा स्लो डाइजेस्टिंग प्रोसेस वाला फूड ऐड करो, तो उसमें कार्ब्स ले लो। फिर प्रोटीन में जो भी आपको लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि उस कार्ब्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें प्रोटीन के सोर्स ऐड करो कि जो दोनों को सोर्स ऑफ कंप्लीट बना दे, वेज हो नॉन वेज हो, जो आपकी चॉइस हो। मैं तो वेज को ही प्रिफर करता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं भी मिशन पे हूँ एक, कि लोगों को कन्वर्ट करना है, मेरे को वेजिटेरियन बनाना है, बी वेजिटेरियन। तो गिव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी लुक इनटू। किस किस्म का खाना एक वेजिटेरियन बंदा अपने मील्स में इंक्लूड कर सकता है? कभी भी कहीं भी जाओगे ना, आप अभी मैं 2013 से घर से निकल गया हूँ। शुरुआत मेरी थी, मैं 1800 रुपये लेके गया था। 1800 में 700 रुपये मैंने खाने वाले को दिया था और रहने को लिया था, बाकी कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने कि बाकी जो आएगा दे देंगे। तो 1800 रुपये में मेरे को प्रोटीन मिल जाए। वो 1800 रुपये में जो 700 रुपये की थाली वाले को दिया था ना, मेरे को उस थाली में भी प्रोटीन दिखता था क्योंकि उसने मेरे को चावल, रोटी, दाल, सब्जी और प्याज रख देता था। अब मेरे पास उसमें प्याज का सोर्स, फाइबर का सोर्स कम था, तो सोचता प्याज काट के और लिया, काला नमक डाल दे मेरे फाइबर, तो मैंने एक पूरा सोर्स बन गया ना। तो अगर आपकी एक थाली में कोई भी पल्सेस है, कोई भी बीन्स हो गया, पल्सेस हो गया, लेंटिस हो गया, तो ये आपके अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन के काउंट में हो जाएगा। रोटी चावल आपके कार्ब्स में काउंट हो जाएगा और फैट में वो जो ऊपर से ऑयल डालेगा, घी डालेगा, बटर डालेगा, वो फैट में काउंट हो जाएगा, ऊपर से जलाएगा नहीं। तो और तीसरा आपका जो भी फाइबर आपके घर में अच्छे से, आप खीरा खा सकते हो, प्याज टमाटर जो भी काट के, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गया अच्छे मील का। अब इसको बहुत हैवी कर दोगे आप तो ये मतलब जितनी नीड है उससे ज़्यादा खाओगे तो ये भी स्टोर होना स्टार्ट कर देगा। तो है कि इसी मील को डिवाइड करके खा लोगे तो भी आप दिन भर हेल्दी रहोगे, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे हमने खाया ना, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज स्पाइक होता है, जुप। अभी मेरा ग्लूकोज यहाँ पर चला गया, जैसे ही मैंने खाना बंद किया 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक वो इंसुलिन लेवल नहीं आ गया। अब 4 घंटे के बाद खा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा कुछ भी खा रहा हूँ तो वापस दिन स्पाइक कर गया, फिर वापस नीचे आने लग गया, फिर नीचे आने लग गया, नीचे। तो इसलिए मेरे को ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलना है अगर लॉन्ग टर्म तक एक्टिव रहना है और किसी भी बीमारी से बचना है और कुछ भी मसल में या बोन में किसी भी चीज़ में कोई भी डिजीज नहीं पकड़े बॉडी को, तो इंसुलिन लेवल स्पाइक हो रहेगा। तो ज़्यादा स्पाइक करेगा तो फिर वो शुगर लेवल अप हो जाएगी। तो इतना मील दो कि शुगर लेवल हमारा स्पाइक करे, हमको एक्टिव रखे, ब्रेन फंक्शन को काम करने के लिए। ग्लूकोज और कार्ब्स इंपॉर्टेंट है ब्रेन फंक्शन के वर्क के लिए। तो इतना स्पाइक किया, मेरा दिमाग काम कर रहा है, जब मेरे को लग रहा है डाउन हो रहा हूँ, तो ये साइन है कि मेरी बॉडी ग्लाइकोजन लेवल ड्रॉप कर रही है। दिन भर बैठे बैठे लैपटॉप है और सुबह से काम कर रहा हूँ। काम तो कर रहा है भाई, काम सब कर रहे हैं, तेरा फूड बराबर नहीं है, तो तेरे को लग रहा है डाउन हो रहा है, तो तू नीचे आ रहा है तेरा इंसुलिन लेवल। तो जैसे नीचे आने लगा, डाउन होने लगा ना, एक मील और दे दे अच्छा, जिसमें तीनों सोर्स हो, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन का, पप देने से वापस स्पाइक कर देगा, वापस एक्टिव हो जाएगा। तो इंसुलिन लेवल मैच हो गया, फिर वापस ड्रॉप हो रहा। अब इस लेवल से नीचे जा रहा है तो फिर वो डाउन होने लग जाएगा। तो इससे नीचे आए वैसे वापस एक और मील देते हैं टाइम पे। हाँ, तो वही, तो इसलिए मील डिवाइड किया जाता है 5 से 6 बार में कि आपका ग्लाइकोजन लेवल मेंटेन रहे। नीचे जाओगे तो भी डूस हो जाओगे, ऊपर जाओगे
तो ऐसे पवन, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है, जहां पर लोग लंबे लंबे टाइम तक के खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद छोटे पीरियड के अंदर खाना खाते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स या एडवांटेजेस? पहले तो चॉइस है उनकी कि उनका टारगेट क्या है, कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वेट लॉस फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो चलो वेट लॉस है तो फिर वेट लॉस के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर हम सारा मसला ही मसल को बचाने का है ना, सारा मसला मसल को बचाने का है। तो अगर वही चला गया मसल तो फिर क्या मतलब, तुम्हारा इंटरमीडिएट करो कुछ भी करो, नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा, दिन भर तुम चाय पे भी चल लोगे। तो अगर इंटरमीडिएट कोई कर रहा है और वो 16 घंटे फास्टिंग कर रहा है और 8 घंटे में वो पूरा का पूरा भैया 16 घंटे का खाना खा जाना चाह रहा है कि भैया दो बड़े बड़े मील ले लूँ मैं डिनर में और लंच में, और इतना जा रहा, तो वो सडनली इंसुलिन स्पाइक कर देगा, फिर लो कर देगा, स्पाइक कर देगा। जितना बॉडी यूज़ करेगी ना उस इतने खाने में, तो इतना यूज़ करेगी, बाकी स्टोर करके फैट में कन्वर्ट करेगी, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इंटरमीडिएट को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा एटलीस्ट 4 to 5 मील्स में, और उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा कार्ब, फैट, प्रोटीन में। देन उसके बाद जब आप फास्टिंग स्टार्ट करें, उस फास्टिंग प्रोसेस के पहले भी कोई एक डिटॉक्स ड्रिंक लेना पड़ेगा जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन क्लीन कर दे। एटलीस्ट इंटरमीडिएट का काम यही है कि तो पहले हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स को और हमारे इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करे, ताकि जो भी दे बॉडी फटाक से यूज टू कर दे और स्टोर ना होने लगे और सड़े ना। अगर सड़ेगा तो बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगा ना उसको, तो जो भी फूड दे रहे हो और कंज्यूम कर ले रहे हो तो बॉडी सबसे बेस्ट है, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, सब चीज़ों को यूज़ कर ले। तो इंटरमीडिएट का प्रोसेस भी ये है कि अगर आप उसको भी ब्रेक डाउन कर रहे हो ना, तो मील में डिवाइड करो अपने 8 घंटे के खाने को भी एटलीस्ट 4 to 5 मील्स में, और कैलकुलेशन के साथ कार्ब, फैट, प्रोटीन, छोटा छोटा मील 2-5 घंटे में। देन आप जब सोने जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन इतना हाई नहीं है, तो आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छा काम करेगा, तो बॉडी मसल को बचाएगी। और अगर उस प्रोसेस में भी आपने बहुत ज़्यादा खा के आप सोने के और 8 घंटे फास्टिंग करने की चाह रहे हो, तो आपका मसल भी लॉस हो जाएगा और बॉडी इरेगुलर हो जाएगी, मतलब ना इंटरमीडिएट पे काम कर पाएगी ना नॉर्मल मील्स पे काम कर पाएगी। तो अगर इंटरमीडिएट भी कर रहे हो तो प्रोसेस से करो, अपने टारगेट से करो, क्योंकि मसल बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, लॉस करने में हफ्ता भर नहीं लगता है। तो अगर आपको मसल लॉस करके ही अपना वेट लॉस करना है और दिन भर ऐसे डाउन होकर घूमना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है वो करो। और अगर इंटरमीडिएट कर रहे हो तो सिर्फ उसको मील के हिसाब से अपने कैलोरीज को काउंटिंग करके कार्ब्स, फैट, प्रोटीन में कैलकुलेशन करके करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैलोरी कैलकुलेशन के आपके BMR के अकॉर्डिंग जितना नीड है उसमें मेंटेन कैलोरी या डिफिशिएट कैलोरी पे चलो। और मैं बॉडी बिल्डर एज अ प्रोफेशनल, तो मैं तो किसी को सलाह नहीं देता हूँ इंटरमीडिएट की, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अभी 90 किलो का गेनिंग करके आया हूँ, अब कट डाउन कर रहा हूँ, तो इतना इतना सा मसल भी बचा के चलना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों की तरह, छोटा बच्चा कहता था एक हाथ गोदी में रखते हैं तो एक हाथ गर्दन पे और एक हाथ नीचे लगाना चलता है, थोड़ा सा भी इधर हाथ वर्क कर दिया तो कैसा उसके गर्दन थोड़ा चलता है, वैसे मसल को बचाते हुए चलना पड़ता है। तो अगर मेरा मसल तो 1-2 ग्राम मसल भी बचा के चलने के लिए मेरे को लगता है ना, तो मेरे फ़ोन में अलार्म लगे हुए 9 मील के, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको सच्ची में। अब वो मील जैसे जैसे टूटू करेगा, मेरे को पता है मेरे को खाना है, कुछ ना कुछ सोर्स नहीं है तो मैं एटलीस्ट मसल नहीं जाने दूंगा, बॉडी को एनर्जी सोर्स के लिए मेरे जेब में आलमंड या प्रोटीन कुछ ना कुछ रखता हूँ, मैं पॉकेट लेके चलता हूँ। तो इंटरमीडिएट भी करना है अगर आपके टारगेट के हिसाब से आपको वेट लॉस, फैट लॉस करना है कम पीरियड में, तो पर उसको मील में डिवाइड करो। 2 या 3 मील में सब कुछ खाने का मत सोचो, और पूरा का पूरा अपना 16 घंटे की फास्टिंग में, ऐसा नहीं कि भैया आप 16 घंटे फास्टिंग में सब बर्न हो जाएगा, कुछ नहीं बर्न होगा। वही बर्न होगा जो बॉडी कंज्यूम कर रही है, जितना यूज़ कर पा रही है, जितना बॉडी सिंथेसिस, हमारा प्रोटीन और फैट सब सिंथेसिस हो पा रहा है, नहीं होएगा स्टोर होएगा, फैट में कन्वर्ट होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी करो प्रोसेस में और प्रॉपर नॉलेज में करो और सही गाइडेंस में करो। एंड चूंकि हम नॉनवेज वर्सेस वेजिटेरियन फूड की बात कर रहे थे, अगर मैं आपको कुछ नॉनवेज फूड के आइटम्स बताऊं तो उसको आप वेजिटेरियन फूड में किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो अंडे। एवरीबडी सेज दैट एग्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यू डोंट ईट एग्स। आप अपना एग का रिप्लेसमेंट किस चीज से करते हैं? मैं करता हूँ एग का रिप्लेसमेंट की, जो लोग बोलते हैं कि अंडे कहीं भी मिल जाएंगे, तो मैं जेब में आलमंड रख के चलता हूँ। यू आर सेइंग आलमंड्स, यानी कि हाँ, बादाम। हाँ, आपका वही काम हाँ, करके दे रहा है आपको जो अंडे कर रहे हैं। अगर फुल आलमंड यूज, अगर फुल एग कर रहे हो तो उसमें वही आपको फैट और प्रोटीन दोनों मिल जाएगा। वैसे एक ग्राम आलमंड में भी हमको एटलीस्ट 1 ग्राम प्रोटीन मिली। सो यू आर सेइंग 1 egg equals to how many almonds? एटलीस्ट हाँ, अगर 6 ग्राम प्रोटीन चल रहा है तो हम एटलीस्ट 10 बादाम खा रहे हैं, एक अंडे के बराबर काम कर दे रहा है। यानी कि आप चाहो तो उस एक अंडे को 10 बादाम से रिप्लेस कर सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ एज अ फैक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकली मैं खुद जो यूज करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे ऊपर काम किया है इसने, तो प्रैक्टिकली मेरी बॉडी पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर एनाटॉमी और बॉडी, एनाटॉमी सभी की सेम है, इंटरनली और जो भी प्रोसेस है बॉडी का सबका सेम ही है, तो अगर मेरी बॉडी पे काम कर रहा है कुछ डाइजेस्ट प्रोसेस में, तो वो दूसरे की बॉडी पे भी काम कर सकता है। तो मैं पहले देखूंगा उसमें, अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, पर एटलीस्ट मैंने रिप्लेस किया है अगर मेरे एक को, मेरे आलमंड से, तो मेरे पे काम कर रहा है तो दूसरों पे भी काम कर सकता है वो। चिकन, लोग कहते हैं कि चिकन सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए 250 ग्राम चिकन पर डे। अगर आप एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है तो उस 250 ग्राम चिकन को किस चीज से रिप्लेस करते हैं? सोयाबीन के जो ग्रीन बीन्स आते हैं, तो ऐसे 3 तरह के अगर बीन्स को कॉम्बिनेशन करें, उस बीन्स को कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने बोला चिकन में फुल सोर्स ऑफ अमीनोज है, हमारे पास थोड़ा इनकम्प्लीट है, और अगर मैं इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ तो 21 के मेरे पास तो 30 टाइप के अमीनोज मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन में। तो चिकन से भी भारी हो जाएगा मेरा प्रोटीन सोर्स ऑफ वेजी पर, तो उसमें मेरे को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। या तो मैंने लेंटिस यूज़ कर लिए, या तो ब्लैक आई पीस यूज़ कर लिया, या तो किडनी बीन्स यूज़ कर लिए। या 2 या 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। या किडनी बीन्स बोले तो राजमा। हाँ, राजमा में मिक्स कर सकता हूँ। जो सोयाबीन के बीन्स रहते हैं ना, वो ग्रीन बीन्स सोया के, और किडनी बीन्स और ब्लैक आई पीस, अगर इन 3 को कॉम्बिनेशन करके मैं अगर 100 ग्राम अगर रात को वो करके बॉईल करके अगर इसमें मैं फाइबर मिक्स करके सकता हूँ, तो मेरा एटलीस्ट सेम एज मेरा 20 ग्राम प्रोटीन ये तीनों कवर कर सकते हैं। What are the other essential protein rich vegetarian food items जो आप खाते हैं और आप रेकमेंड करते अच्छा, मेरे बेस्ट सोर्स है कि ग्रीन बीन्स, ग्रीन पीस, ब्लैक आई पीस, किडनी बीन्स, चिक पीस, ये सारे, बट इनको कॉम्बिनेशन करके आता हूँ। सिंपल नहीं, इनको 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके थोड़ा सा राइस सोर्स में ऐड कर देता हूँ। तो एक कार्ब सोर्स के साथ इन तीन मिनिमम तीन कोई भी बीन्स को मैं मिक्स करके राइस के साथ ऐड कर देता हूँ, तो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। हैं? What else? मतलब what do you think of paneer and tofu? Are they as Tofu I'll eat, but not too much. 60 to 70 grams of in a day. When I on a prep, जब मैं गेनिंग पे होता हूँ ना, तो एटलीस्ट मैं 150 ग्राम्स ऑफ टोफू भी खाता हूँ, 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी खाता हूँ, बट इतना यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इन कंपैरिजन नॉन वेज वेजिटेरियन में कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर मैं 100 ग्राम चिकन खा रहा हूँ और 100 ग्राम मेरे अगर टोफू खा रहा हूँ, तो टोफू में कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन चिकन। तो मैं उसका प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए वो खाता रहा हूँ, पर उसकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत भी कर लेता हूँ। तो अगर दोनों में चेंज काम सेम है, अब तो वेजिटेरियन ईजी हो जाता है, बेस्ट नहीं है। अगर अब मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए और मेरे को रिप्ड करना है बॉडी को, तो वही जो चिकन खाने वाला है ना, वो थोड़ा मस्क्यूलर दिखेगा और वेजिटेरियन वाला थोड़ा सॉफ्टी दिखेगा। बट अब उसकी बॉडी जैसे रिप्ड हुई और जैसे कार्ब लोडिंग होगी, तो मैं उससे ज़्यादा बड़ा दिखे और हार्ड दिख के मैं स्टेज पे जा सकता हूँ। ये देखो, मील का मैंने बोला भी था और मील 3 मेरा अलार्म बच गया सच्ची में भी। लाओ बादाम लाओ कोई पवन भैया के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये सच है कि एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर को एक नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर से ज्यादा समय लगता है बॉडी बनाने में? नहीं, वो दिखने में थोड़ा सा बल्कि लगेगा, जब रिप करेगा तो उसको भी पीछे छोड़ देगा। इतनी अच्छी डेफिनेशन, इतने अच्छे एस्थेटिक लेके निकलता है वो। ये तो मार ही नहीं सकता मैं कि भैया किसी को टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छे अच्छे खाने वाले बैठे हैं, मैं देखो कहाँ बैठा हूँ। कितना समय लगता है आपके जैसी फिजिक बनाने के लिए अगर एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है तो? फोकस से, डिसिप्लिन से जाए ना, तो एटलीस्ट अगर मेच्योरिटी के साथ जाए तो एटलीस्ट 3 साल देना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि मैं इसके साथ साथ बहुत सारे काम में, ट्रेनिंग भी है मेरा, ये भी है, वो भी है, सब करके अपने आप को मैनेज करके एटलीस्ट मेंटेन करके यहाँ तक खड़ा हूँ। अगर प्रेप वाली फिजिक लेके जाओ तो मिनिमम 3 साल, तो वेज भी हो तो आप, वेजिटेरियन ही हो तो आप, बाकी चीज़ें खा रहे मेरे को मतलब नहीं, वेजिटेरियन ही बनो और वेज ही खाओ और वेज से ही बॉडी बनाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो मिशन पे सबको शाकाहारी बनाना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स डू यू सजेस्ट? जो कि लोग एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, वे प्रोटीन की बात करते हैं। हाँ, वे प्रोटीन आई कंज्यूम एटलीस्ट 5 to 6 स्कूप्स पर डे, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग भी मेरे बॉडी वेट एटलीस्ट 72 kg होना चाहिए, और मैं अभी 82 kg का हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो जितना मेरी बॉडी से एक्सटर्नली जा रहा हूँ, बॉडी में फैट परसेंट मेरा 9 है, अभी 9 और 8, अभी और ड्रिप कर जाऊँगा। इसके लिए मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट से मैं ज़्यादा चौड़ा हो गया हूँ, तब उसके हिसाब से मेरे को खाना भी इतना देना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इतना ले रहा हूँ। बाकी लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है इतना, अगर उसकी बॉडी में इतना मसल मास नहीं हो तो। अच्छा, ये जो आप कॉम्पिटिशंस में उतरते हैं, इंडिया की कुछ बड़ी फेमस कॉम्पिटिशंस है, और मैं आपको काफ़ी वक्त से जानता हूँ, आपने ओलंपिया के लिए भी तैयारी करते हैं, शेरू क्लासिक के लिए भी तैयारी करते हैं। क्या रहता है एक माइंडसेट एक बॉडी बिल्डर का व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन? माइंडसेट तो हर खिलाड़ी का एक ही होता है कि जाना और जीत के आना है। जब तक जीत नहीं हो रही तब तक लगे रहना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और जब वापस आते नहीं मिलता है तो यही कमी रह गई है। और आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ता है अपने खाने के साथ, इजंट इट, कि आप कितना खाना आपके शरीर में जा रहा है, कितना नहीं। हवा में नहीं हो सकता ये कि मतलब ऑब्सेस तो हर फील्ड के हर आदमी को अपने काम के लिए होना ही पड़ेगा, वरना वो अपने काम में सक्सेस नहीं हो सकता। तो जिस तरह मैं अपने खाने में, वर्कआउट में ऑब्सेस हूँ ना, हर चीज में
क्योंकि मेरा गेम और मेरा काम, मेरा धर्म, मेरा सब चीज़ वही है, वो नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। तो मैं तो जब से वो चालू किया तब से ऊपर ही गया हूँ, तो मैं उसके लिए तो पागल हूँ। मतलब एडिक्शन होता है ना सबको, आदमी, मैंने कोई नशा नहीं किया, पर मेरे को एक ही नशा है स्टेज का, मेरे को आप मंच दो बस, तो मेरे को स्टेज चाहिए। अब मैं इसको कंपटीशन खेलूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पर मेरे को स्टेज चाहिए, तो मेरे को उसका नशा है, उसका काम है, उसकी भूख है, तो मैं स्टेज के लिए अच्छा, हर चीट बार। मील के बारे में क्या विचार है? छोले भटूरे खाते हो कि नहीं खाते हो? दाल बाटी मिलती है यार भैया, मैं तो छोले भटूरे वाला तो मैं नहीं हूँ। तो मतलब आपका चीट हाँ। मील है दाल बाटी? हाँ बराबर, या तो मूंग की दाल हो अच्छी घी डाली हुई और फुलके हो बड़े बड़े, तुम्हारी ये मेरा चीट cheat मील, meal। तुम्हारा चीट मील भी प्रोटीन हाँ कि भाई उसको चूड़ दूं मस्त तरीके से, ये या तो दाल बाटी, इससे बेस्ट चीट मील नहीं, उसमें सुकून है। मेरे को नहीं पसंद है बाकी छोले भटूरे पिज्जा बर्गर ये हो, ऐसा सुकून वाला चाहिए कि भाई ऐसा चूड़ दूं उसको, पूरी दाल में गला दूं और खा लूं आराम से। अच्छा, ये cheat है। तो ये एक एक तरीके से आपने अपने फिजिकलिटी को, अपने खाने को आपने केवल शौकियाना तौर पे नहीं रखा, आपने उसको अपना प्रोफेशन बनाया। बट फॉर दोज पीपल जो कि इतना ऑब्सेस्ड नहीं है खाने को लेके या अपने बॉडी बिल्डिंग को लेके, लेकिन वो अच्छा दिखना चाहते हैं, फिजिकली अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप पर टॉर्चर नहीं करना चाहते। नहीं टॉर्चर तो कोई नहीं है, हम भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को। मैं वो उबला खाना अगर खाने के लिए रोज बोलोगे तो टॉर्चर नहीं, हुआ तो ना। वो जिसको नॉलेज नहीं है वो उबला खा रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ उसमें सॉल्ट भी डालो, ऑयल भी डालो, बट कब क्या कैसे डालो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए तो गाइडेंस की हर चीज में जरूरत है कि बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते ज्ञान, और बिन गुरु सब निष्फल गया, पढ़ो वेद पुराण। वाह 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 वाह, बहुत और अच्छा। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु की, 3 लोग के वे धनी, पर गुरु आगे आदीन। फिर जब गुरु किया तो उनने कुछ नहीं सोचा कि हमरे गुरु की 2 भुजा, गोविंद के भुज 4, आहा, और 4 से 84 कटे और गुरु उतारे पार। तो सही गुरु, सच्चा गुरु, सही गुरु मिल जाए तुमको तो सब बता देगा वो, फिर तुमको टॉर्चर झेलने की जरूरत नहीं। तुम जो खाओगे उसमें भी बॉडी मिलेगा, पर गाइडेंस सही होना चाहिए ना। अब लोग यूट्यूब पे देख के, इधर उधर देख के उबला खा रहे, ये खा रहे, तो वो तुम्हारी गलती है। तो एटलीस्ट हर चीज में गुरु की जरूरत है, गुरु को सबसे पहले रखा हुआ है। तो तुमने गुरु की बात करी, पर्सनल ट्रेनर भी एक गुरु जैसा ही होता है। बराबर। मेरे से उम्र में छोटे हो, लेकिन तुम्हें मैंने गुरु का दर्जा दिया है, और साथ में हम जब वर्कआउट करते हैं तुम्हारे चरण स्पर्श भी किए हैं मैंने। मुझे एक बात बताओ, पर्सनल ट्रेनिंग के दौरान कैसे कैसे नमूनों से पाला पड़ा है, या कैसे कैसे ऐसे किस्से सामने आए हैं जहाँ पर लोग आके कुछ ऐसे बोलते रहे कि सुनो भाई मेरे को अगले हफ्ते तक के मेरी 6 पैक निकाल दो, कुछ ऐसे आते? मतलब उनको ऐसा लगता है कि तो मैं मैन्युफैक्चर हूँ कि भैया मैकेनिक हाँ कि मेरे यहाँ आएगा और अंदर से भाई हाँ इसके नाप के एफ निकाल दे लगवा दे और चला जाएगा 1 हफ्ते में। अच्छा नहीं आया क्या, देख लो 2-4 दिन एडजस्ट कर लो, नहीं आया तो अगले हफ्ते दूसरा एप्स बनवा रहा हूँ। तो ऐसे लोग भी आए, 15 दिन में ऐसा दिखना है, हाँ 16 दिन में ऐसा दिखना है। तो एटलीस्ट शुरुआत में मैं कुछ सोच समझ नहीं था, शुरुआत में स्टार्टिंग में काम का बहुत सारा लोड रहता है ना कि भैया बम्बई में रह रहा आदमी, क्या करना क्या नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी सहमति देख के उसे बोलता अब स्टार्ट तो करो, अपन करते हैं जैसे जैसे जो जाएगा। अभी कोई आता है तो मैं डायरेक्ट मुंह पे बोल देता हूँ भैया एटलीस्ट समय दोगे, ये चीज़ें इतने टाइम में इस प्रोसेस से काम होता है, अगर आप इतने तरीके से डाइट कार्डियो वर्कआउट कर रहे हो, अपने चीज़ें कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो एक दिन वर्कआउट करते करते अगर हर जिम में टीवी चलती रहती, स्क्रीन चलते रहते, किसी में मैन फिजिक की पोजिंग, किसी में बॉडी बिल्डिंग का, भी ऋतिक वितिक कोई गाना चलता रहता, तो एक मेरे साथ आता ऋतिक रोशन, ऐसी बॉडी सर कितने टाइम में बन जाएगी। अब वो थोड़ा ऐसा था कि उसकी तारीफ करो तो ही अच्छा लगता था उसको, तारीफ नहीं करो तो मैंने सर बन जाएगी अपनी 2 महीने 3 महीने। बोला अभी इसको देखो और मेरे को देखो, तो इन दोनों में हम दोनों में कंपेयर करें तो उसको और मेरे को कितने मार्क दोगे? सर ऋतिक 10 है तो आपको मैं 8.5 तो दूंगा। ये तुमने उसका तो फिर वो हाँ दिल रखने के तो लिए बोल दिया। एटलीस्ट 1 हफ्ता में ऐसे ही चला उससे, तो उसको खुश हो रहा। एक दिन मैं इरिटेट हो गया मैं वर्कआउट कर रहा था, चलते वर्कआउट में मेरा वर्कआउट मिस हुआ, मेरे को मैनेजर ने क्या पता क्यों बुलाया, तो मैं सुबह चिड़चिड़ तक मेरा वर्कआउट नहीं हुआ। और देन फिर उधर से आया, उधर से मैन फिजिक की पोजिंग चल रही थी और सैटिक था, सैटिक की मैं, तो सैटिक से भी अपने को कंपेयर करने लगे कि बोले सर वो देखो ऐसी बॉडी बनानी है अपने को, इसको अगर अपन ने 10 दिया तो आप मेरे को कितने थे, मैंने कि तेरे को -10 दूंगा उस दिन का दिन फिर उस दिन के बाद से वो चिढ़ने लग गया। फिर मेरे को बोलता चलो आओ आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग कैसे तुम बस पीछे खड़े रहो। और मैं आपसे अभी अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ हीरोज की बात करूंगा, और कुछ हीरोज के बारे में बात करेंगे जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं, एंड यू टेल मी व्हाट यू फील अबाउट देम, ठीक है? सबसे पहले माय फेवरेट जॉन अब्राहम। अच्छा उसे पता है कि कब उसे गेन करना है, कब लीन करना है। जॉन अब्राहम इज आल्सो अ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, इजंट इट? हाँ अभी मैंने सुना है, देखा है,
वो बहुत अच्छा एनिमल लवर है। मैंने उनका एक क्लिप देखा है, वो वाला जो जब वो कुत्तों वाला जो डॉग्स वाला वो रोते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही है कि ऐसे ही परिवर्तन आता है कि 1 से 2, 2 से 3, 4 से बस जब हम लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं और लोगों को वेजिटेरियन बना रहे, तो अच्छी चीज़ है कि उन्हें वेज में कन्वर्ट होने के बाद भी अपने फिजिक को नहीं खोया है वही कंडीशन में। पहले बहुत ह्यूज और हैवी होया करते थे, बट उसका रीज़न सिर्फ डाइट नहीं था, और भी सबसे और भी चीज़ें होगी। बट अभी जो जा रहे हैं वो एक्चुअल में दिखता है कि हाँ, एस्थेटिक थोड़ा सा लीन जा रहा है उनका, बॉडी में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली और चार्म दिख रहा है उनमें कि हाँ, वेजिटेरियन के हिसाब से वो बॉडी में लीननेस आ रही है, उनकी सुंदरता आ रही है, और शायद मे बी और कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की हो, इस बार नेचुरली जा रहे हों वो। बहुत अच्छे। ओके, सलमान खान। उनका बॉडी टाइप अलग है कि ऐसा लगता है कि बस खाओ पियो और पी लो। वो वर्कआउट करने में बिलीव करते हैं और खाने में बिलीव करते हैं। वो जो अपना लाइफस्टाइल हो जाता है कि नहीं, सुबह उठ के ब्रश करना है, वैसे उनको वर्कआउट करना है पर खाना भी और पीना भी। वाह, और वो बैलेंस बना के चलते हैं। तो मतलब तो वो भाई है। इस उम्र में भी अगर वो इस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं फिजिक को, ये बड़ी बात है। हाँ, तो क्योंकि वो अपना वर्कआउट नहीं छोड़ रहे हैं, जैसा उनको देख के लगता है कि उनकी लाइफ में एक शेड्यूल बना होगा कि भैया मेरे को उठ के वर्कआउट करना है, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रात तक क्या हो रहा है नहीं पता। ऋतिक रोशन। वो थोड़े डेडिकेटेड लगते हैं, बट जब जब उनका मूवी और उनका जब मतलब उनको शो करना होता है उनके बॉडी में, तो प्रॉपर तरीके कंडीशनिंग लेके आते हैं, एस्थेटिक अच्छा लेके आते हैं, और क्योंकि उनको पता है उनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और उनको पब्लिक किस तरह से पसंद करती है। अगर आपने एक ऑरा बना लिया है, अपना एक ट्रेंड बना लिया है, और आप अगर उससे ऑफ जाओगे तो फिर आपको पब्लिक बोलेगी अरे ये क्या है, तो इसलिए उनको तो डिसिप्लिन में रहना ही पड़ता होगा। हु इज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसको आप देखकर कहते हैं कि हाँ यार, इसको आइडल बनाया जा सकता है, या इसकी फिजिकलिटी मुझे बहुत पसंद है, या इसके तरीके से इसको रोल मॉडल बनाया जा सकता है? रोल मॉडल की तो नहीं, बट अगर जॉनी इब्राहिम वेजिटेरियन हो गया तो मैं उनको जरूर फॉलो करूंगा, क्योंकि अगर वेज के साथ साथ वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए और हर चीज़ के लिए, कि आपको जानवरों से प्यार करके, जानवरों को भी अपनी तरह मान के, किसी का मांस ना खा के, किसी की हिंसा ना करके आप अपने आप को सर्टेन लेवल पे लेकर जा सकते हो, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। और अगर एस्थेटिक वाइज देखे तो ऋतिक रोशन बेस्ट है, और अगर जीवन जीना है और फिट रहना है तो सलमान भाई बेस्ट। बेस्ट ऑफ एवरीवन। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो और अपने पथ पर चलते रहो। आपने जानवरों की बात करी, आप कहते हैं कि वेजिटेरियंस जो है वो नॉन वेजिटेरियंस के बराबर है, या इनका कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए। आप जंगल में देखिए, सारे जितने पावरफुल एनिमल्स होते हैं, जंगल का राजा शेर है, वो नॉन वेज खाता है। आई मीन, हाउ डू यू कंपेयर दैट टू द ह्यूमन रेस? चल, राजा जानवर है, मांस खा रहा है, तो उस राजा को उसके गुण दिए मांस खाने के लिए। मैंने बताया ना, जैसे कि उसके पंजे निकलते तो फाड़ सकता है, वो दांत ऐसे कि खा सकता है, इंटेस्टाइन ऐसे कि हजम कर सकता है। वैसे ही अगर गाय है, हमारे पास घोड़ा है, बड़े जानवर, चलो मस्कुलर जानवर के लेते हैं, गाय भी बहुत है, बहुत मस्कुलर, ऐसा नहीं है। बैल। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि अगर नॉनवेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं बीफ में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आता कहाँ से? शाकाहारी है वो तो शाकाहारी है। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन क्रेटीन का होता है ग्रास में, जो फीडिंग होती है, जो नीचे जो ज़मीन में जुगते हैं छोटे पौधे। अब जब क्रेटीन कंज्यूम करके वो एटीपी को अपने कन्वर्ट करके और उस चीज़ को यूज़ कर रही है और घास खा रही है, उसके में फाइबर और क्रेटीन अच्छा मिल रहा है, और वो चल रही, भाग रही, दौड़ रही है, शेर से बचने के लिए भाग रही है, तो क्रेटीन यूज़ करके एटीपी में और उस मसल को बिल्ड कर रही है ना। उस मीट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है आप लोगों को, इसमें बीफ में, तो वो तो गाय ही है ना। तो अगर ऐसा होता कि अगर सिर्फ नॉनवेज में प्रोटीन होता तो तुम शेर का मांस खाओ, गाय का क्यों खा रहे हो? क्योंकि वो प्रोटीन खा रहा है ना। घोड़ा देख लो, घोड़े से ज्यादा मस्कुलर आपने जानवर नहीं देखा होगा, फुर्तीला। सही बात। तो उसमें फुर्ती भी है, मसल भी है, आजम, तो वो भी ग्रास ही खा रहा है ना, जितने भी जमीन में उग रहे हैं। और दूसरी चीज कि भैया जो जानवरों में ये फर्क है, जो खींच कर पानी पी रहा है ऐसे, तो वो वेजिटेरियन है, और जो चाट के पानी पीता है वो नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जो हम पढ़े हैं, हम गुरु महाराज ने जितना हमको सिखाया है, कि इसीलिए हम शाकाहारी के परमात्मा से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड हमको ये पता है कहाँ से आना, कहता है कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। क्या बात, क्या बात। तो अंतर खिड़की, हम कहाँ से आए वो इम्पोर्टेंट है ना। तो परमात्मा ने तो हमको भेजा है, जीवात्मा को भेजा है, अब वापस भी जाना है ना, तो हमको यहाँ आके हम भटक गए ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कि बहुत सारे हमारे इस वक्त वेजिटेरियन ऑडियंस है, गुप्ता जी हैं, जैन साहब हैं,
जो कह रहे हैं कि यार कभी कोई गुजराती बॉडी बिल्डर नहीं देखा है ना, कभी कोई देसी वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नहीं देखा, तो जितने भी वेजिटेरियंस इस वक्त हमें देख रहे हैं वो सोचते हैं कि यार हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, अगर ये ब्रॉडकास्ट पूरा देख लोगे तो एक चीज़ तो आपके दिमाग में से हट जाएगी। जो दिवाली पे जाले साफ करते हैं कि नहीं दीवालों के, वैसे तुम्हारे दिमाग में जो जाले होंगे ना वेजिटेरियन मिथ के लिए, वो सब साफ कर दिए मैंने। एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया। अब तुम जाके सिर्फ तुमको जिम में जाके एक मेहनत स्टार्ट करनी है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता करोगे, थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन सही फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखेंगे। और एटलीस्ट बॉडी बिल्डिंग का सबसे पहला बेस्ट थिंग यही है कि आप जाओ, स्टार्ट करो। जहाँ स्टार्ट कर दिया खुद मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि डोपामाइन चुप दे नहीं जाता। किसी नशे में भी नहीं नशा ऐसा जितना कि आदमी बेवड़ा हो गया वो छूट जाएगा, एक बार जिमड़ा हो गया वो जीवन भर बर्बाद हो जाएगा, पर जिम नहीं छोड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ द डे, स्टेटमेंट ऑफ द डे। तो एक बार जिम से प्यार हो गया, बॉडी में रिजल्ट देख लिया, तो अपने को कभी खराब देख ही नहीं सकते। एक बार अच्छा अपना बेस्ट शेप देख लिया, पर उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। वो मोटिवेशन आ गया ना, तो कोई भी आके तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं क्यों ना रख, 56 भोग रख दे, तुम उठाओगे उसमें से वही जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। तो वो ज्ञान खुद ही आएगा ना जब करोगे। अब स्कूल में भी गए तो स्कूल में जाते से पहले दिन तो रोए ना, तुम पगला है ना, तुमको जबरदस्ती मार के बिठाया ना, फिर उसने धीरे धीरे पढ़ना सीखा, अक्षर आने लगे तो स्कूल में मजा आने लगा कि हाँ चलो ठीक है, पेंसिल से बनाने लगे। तो वैसे हर चीज़ में मजा आता है। शुरुआत करना है, अपने आप को पुश करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पवन, जाने से पहले जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, जिस वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग के लिए आपने जाने जाते हैं, लोग कहते हैं कि लोग श्री राम को अपने सीने में लेकर घूमते हैं, आपने वेजिटेरियनिज्म को अपने बाइसेप्स पे लेकर घूमा है। क्या आप हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से? बाइसेप्स, हाँ बाइसेप्स, जिसके अंदर आपने एक साइन पूरा बना के रखा हुआ है। जैकेट उतारी जाए, थोड़ा माइक इस तरफ शिफ्ट करें। इसको जूम किया जा सकता है तो जूम कर भी लेंगे हम। वेजिटेरियन कि भैया अरे बनो, मैं तो ये मेरा मकसद है। अभी देख लो। So that was Pawan Jatwa, my dear friend, my trainer, and India's one of the very few vegetarian bodybuilders. I hope that you enjoyed this particular podcast. For more such podcasts, please do subscribe, share, and like this video.